चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर, जनरल मीटिंग्स, लेसन नंबर 19। सबसे पहले तो हमको ये बताइए, ये जो लेसन नंबर 19 है, ये कौन से पार्ट में है कंपनी लॉ के? ए, बी कि सी? इसके लिए इंडेक्स पता होना बहुत जरूरी है। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है कंपनी लॉ? हाँ, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है कंपनी लॉ? 2 पार्ट्स में कि 3 पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। पार्ट 1 है, पार्ट 2 है और पार्ट 3 है। पार्ट 1 कितने मार्क्स का था? इंडेक्स देख लीजिए अगर बुक हो तो। आप कह रहे हैं बुक ही नहीं है तो इंडेक्स कहां से देखें? पार्ट 1 इज ऑफ हाउ मेनी मार्क्स? इंडेक्स कहां होती है पता है? बुक की स्टार्टिंग में। 50 मार्क्स पक्का? और पार्ट 2 कितने मार्क्स का है? 40 मार्क्स। एंड पार्ट 3 10 मार्क्स। आप जरा ढूंढ के ये बताओ, जनरल मीटिंग लेसन 19 इज इन पार्ट 2। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग में भी मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई थी कि अपना जो पार्ट बी है कंपनी लॉ का, उसमें चैप्टर्स कम है कंपैरेटिवली। आई थिंक 7, 8, 9, 10 कुछ चैप्टर्स हैं, बट द वेटेज इज ऑफ 40 मार्क्स एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्योंकि अगर इसमें आपने बहुत अच्छे से ये चैप्टर्स कर लिए तो कंपनी लॉ में स्कोर करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, सो कीपिंग दैट इन माइंड, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पार्ट बी, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर जो हमने पिकअप किया है दैट इज जनरल मीटिंग्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अच्छा यहां से कंपनी लॉ, टेक्निकल कंपनी लॉ स्टार्ट हो रही है, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी श्योर कि आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ें, डेली बेसिस पे पढ़ें। ठीक है, जहां पे भी आपको लगे नोट्स की रिक्वायरमेंट है उसके नोट्स भी बनाएं। ओके, कितने तरीके की मीटिंग्स होती है हमारी कंपनी के अंदर? कौन कौन मीटिंग करता है? किसकी किसकी मीटिंग्स होती है? एक तो किसकी मीटिंग होती है? शेयर होल्डर्स की। और किसकी मीटिंग होती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग को क्या कहा जाता है? बोर्ड मीटिंग। और शेयर होल्डर्स की मीटिंग को क्या कहा जाता है? जनरल मीटिंग। यानी सबसे पहले तो हमें यह अंडरस्टैंड करना है, जनरल मीटिंग का मतलब होता है मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स। हमारी कंपनी के ओनर कौन होते हैं बताइए? शेयर होल्डर्स। लेकिन ये शेयर होल्डर्स डेली बेसिस पे कंपनी को मैनेज नहीं कर सकते, इसलिए इन लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स अपॉइंट किए हैं। कौन होते हैं ये रिप्रेजेंटेटिव्स? डायरेक्टर्स। ओके, सारे शेयर होल्डर्स ने मिलके कुछ लोगों को अपॉइंट किया और उनसे ये कहा कि आपको डेली बेसिस पे कंपनी को मैनेज करना है। और ये अपॉइंटेड लोग कौन होते हैं? डायरेक्टर्स। इंडिविजुअली हम इनको डायरेक्टर्स कहते हैं और कलेक्टिवली हम इनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। नाउ पूरे साल, पूरे ईयर कंपनी में काम किसने किया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। अब शेयर होल्डर्स ये जानना चाहते हैं कि भाई साल भर तुमने कंपनी में काम किया, हमें भी तो बताओ कंपनी में क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कंपनी ने क्या काम किया, कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, हमको कितना डिविडेंड मिलेगा। ये सारी चीजें डिस्कस करने के लिए शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाई जाती है। और कौन बुलाता है शेयर होल्डर्स की मीटिंग बताइए? कौन बुलाएगा? है कौन कंपनी में? डायरेक्टर्स। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग बुलाएंगे शेयर होल्डर्स की, जिस मीटिंग में शेयर होल्डर्स को सारे डिस्कशंस किए जाएंगे कंपनी के बारे में। तो जब भी हम लोग वर्ड यूज करते हैं जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग का मतलब ही होता है शेयर होल्डर्स मीटिंग। और जब भी हम लोग वर्ड यूज करेंगे बोर्ड मीटिंग, तो वो एविडेंट है कि वो कौन सी मीटिंग की बात की जा रही है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। ओके, नाउ हर साल में एक मीटिंग ऐसी होती है जो होना जरूरी है, यानी शेयर होल्डर्स पूरे साल में एक बार तो कंपल्सरीली मिलते ही मिलते हैं। क्या आप बता सकते हैं उस मीटिंग को क्या कहते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम के नाम से जानते हैं हम लोग उसको। ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग इज अ मीटिंग विच इज कॉल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दैट इज टू बी हेल्ड वंस इन एवरी ईयर। और इसके अलावा साल भर में अगर कभी कोई अर्जेंट मैटर अराइज हो जाता है, अगर कभी कोई सिचुएशन अराइज होती है कि शेयर होल्डर से डिस्कशन की जरूरत पड़ती है, तो कौन सी मीटिंग बुलाई जाती है? EGM। व्हाट इज EGM? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो ऑर्डिनरी मैटर्स के लिए एनुअल जनरल मीटिंग होती है, लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैटर साल के बीच में अराइज हो जाता है तो उसको डिस्कस करने की कौन सी मीटिंग बुलाई जाती है? EGM, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो बेसिकली ये दो तरीके की मीटिंग्स होती है।
वैसे तो एक और मीटिंग होती है क्लास मीटिंग, बट उसके बारे में अभी बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग ये देख रहे हैं कि दो तरीके की मीटिंग्स होती हैं, एनुअल जनरल मीटिंग एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट जनरल मीटिंग का मतलब किसकी मीटिंग? शेयर होल्डर्स की। ठीक है, तो चलिए लेट्स बिगिन विद इट। Okay, a meeting may be generally defined as a gathering or assembly or getting together of number of persons for transacting any lawful business. किसी lawful business को transact करने के लिए जब कुछ लोग साथ में मिल के डिस्कशन करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? मीटिंग। अगली लाइन देखिए, लिखा है there must be at least 2 person to constitute a meeting। कह रहे हैं एक मीटिंग के लिए कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 2। क्या ऐसा हो सकता है कि एक अकेला पर्सन मीटिंग कर रहा हो? आप एक अकेले रूम में बैठे हैं और आपने बाहर सबसे कह दिया अंदर कोई मत आना, मीटिंग में है। हो सकता है? कैन अ सिंगल पर्सन अलोन फॉर्म अ मीटिंग? नो। यहां पर तो ये लिखा हुआ है कि मीटिंग के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए, लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पर इवन अ सिंगल पर्सन कैन कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग। वो कुछ सिचुएशंस क्या हैं ये भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि एक मीटिंग में कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 2। लेकिन आगे देखो लिखा है therefore one shareholder usually cannot constitute a company meeting even if he holds proxies for other shareholder। अभी हम proxy बताएंगे क्या होता है। however वाली लाइन देखिए, however in certain exceptional circumstances even one person may constitute a meeting। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इस पैराग्राफ को, और 2 बातें इसमें जो है वो हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज कि एक मीटिंग को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए? 2। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस भी होते हैं जहां पर इवन अ सिंगल पर्सन कैन कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग। अब ये सर्कमस्टांसेस क्या है ये अभी नहीं बताया गया है हम लोगों को, लेकिन जैसे जैसे हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे हम लोगों को ऐसे सर्कमस्टांसेस मिलेंगे जहां पर एक अकेला बंदा भी मीटिंग फॉर्म कर रहा है। ठीक है, फाइन। जैसे एक एग्जांपल समझिए, मान लीजिए हमारी कंपनी में, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं। डू यू नो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की मीटिंग होनी है और पूरी कंपनी में सिर्फ एक ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। अब बताइए उस मीटिंग में कितने लोग होंगे? मेरा क्वेश्चन समझिएगा, मेरी कंपनी में देयर इज 1 प्रेफरेंस शेयर होल्डर। आज कंपनी में एक मीटिंग होनी है जिसमें सारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आएंगे। बताओ इस मीटिंग में कितने लोग होंगे? 1। ओके, सो देयर कैन बी सर्टेन सर्कमस्टांसेस जहां पर इवन अ सिंगल पर्सन कैन फॉर्म अ मीटिंग। तो जनरल रूल ये हुआ कि भाई एक मीटिंग में कम से कम 2 लोग होने चाहिए, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जहां पर इवन अ सिंगल पर्सन कैन फॉर्म अ मीटिंग। अब इसका एक और एस्पेक्ट समझिए, मान लीजिए यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है that there must be at least 2 person to constitute a meeting, comment। ठीक है, कमेंट के क्वेश्चन आते हैं। अब अगर ये क्वेश्चन लिख के आता है कि एक मीटिंग के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए, कमेंट, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस भी होते हैं जहां पर इवन अ सिंगल पर्सन कैन फॉर्म अ मीटिंग, और वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस क्या है वो लिखने होंगे। ठीक है, ये सर्कमस्टांसेस अभी नहीं आए हैं, जब आगे हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे सर्कमस्टांसेस आएंगे, तब हम लोग एक बार यहां पर भी लिख लेंगे। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। और एक शब्द आया था बीच में, प्रॉक्सी। कभी आपने प्रॉक्सी सुना है? अच्छा, कभी आपने ऐसा सुना है कि आपका फ्रेंड क्लास में जा रहा हो और आपने उसे कह दिया हो मेरी भी अटेंडेंस लगा देना? हाँ, ये तो मैम रोज का हमारा है ना? तो ऐसा आपने कई बार किया है, कॉलेज वगैरह में ऐसा बहुत होता है कि आप कॉलेज नहीं गए और आपने अपने दोस्त से कह दिया हमारी भी अटेंडेंस लगा देना। दिस इज व्हाट इज प्रॉक्सी। यानी आपने अपने फ्रेंड को अपने प्रॉक्सी की तरह भेजा है। प्रॉक्सी का मतलब रिप्रेजेंटेटिव। शेयर होल्डर्स मीटिंग में जाते हैं मीटिंग अटेंड करने। मान लीजिए हम भी एक शेयर होल्डर हैं, ठीक है, और हम आज मीटिंग में नहीं जा पा रहे हैं ड्यू टू सर्टेन रीजन, तो हम अपनी जगह अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेज सकते हैं मीटिंग में, और मेरा वो रिप्रेजेंटेटिव जो मीटिंग में जाके मेरे बिहाफ पे वोटिंग करेगा उसको क्या कहा जाता है? प्रॉक्सी। ठीक है, प्रॉक्सी वर्ड याद रहेगा। ओके, प्रॉक्सी का मतलब मेरी जगह पर जो मीटिंग में जाके वोटिंग कर रहा है, दैट पर्सन इज कंसिडर्ड एज अ प्रॉक्सी। ओके, तो देखिए लिखा हुआ है
फिर से वही लाइन टेकअप करते हैं, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग, देयरफॉर वन शेयर होल्डर यूजुअली कैनॉट कॉन्स्टिट्यूट अ कंपनी मीटिंग इवन इफ ही होल्ड्स प्रॉक्सीज फॉर अदर शेयर होल्डर। भले ही वो बाकी सबका प्रॉक्सी क्यों ना हो, तो भी एक अकेला बंदा मीटिंग होल्ड नहीं कर सकता। लेकिन क्या इसका कोई एक्सेप्शन है? यस, इसके एक्सेप्शंस हैं, यानी कुछ सिचुएशंस हो सकती हैं जहां पर इवन अ सिंगल पर्सन कैन फॉर्म अ मीटिंग। ओके, next, it is to be noted that every gathering or assembly does not constitute a meeting. Company meeting must be convened and held in perfect compliance with various provisions of the Companies Act 2013. शेयरहोल्डर्स आपस में मिले किसी भी रीजन से क्या वो मीटिंग मान ली जाएगी? नो। मीटिंग अगर वो है देन इट हैज टू कंप्लाई विद द रूल्स ऑफ कंपनीज एक्ट। अ कंपनी is composed of members through though it has its own entity. members जहां जहां पे लिखा है, बताइए किसकी बात हो रही है? शेयर होल्डर्स की। यानी जहां कहीं पर भी हम लोग members वर्ड यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग किसकी बात करेंगे? शेयर होल्डर्स की। A company is composed of members though it has its own entity distinct from members. The members of a company are the persons who for the time being constitute the company as a corporate entity. However, a company being an artificial person cannot act on its own, therefore expresses its will or takes its decisions through resolution. आपको याद है हमने रेजोल्यूशन बताया था क्या होता है? एक मीटिंग में जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? रेजोल्यूशन। क्या आप ये बता सकते हो कितने तरीके के रेजोल्यूशन होते थे? 2। कौन कौन से? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर डिसीजन होना है मेजॉरिटी वोट्स से तो वो कौन सा होगा? मेजॉरिटी वोट से, मतलब वोट्स कास्ट इन फेवर आर मोर देन वोट्स कास्ट अगेंस्ट। ओके, कीपिंग इट सिंपल, 51% मेजॉरिटी से अगर हो रहा है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और स्पेशल रेजोल्यूशन कब होता था? 75% मेजॉरिटी। यानी कोई भी ऐसा मैटर जिसमें ये कहा जाए ये मैटर अप्रूव्ड तब माना जाएगा जब कम से कम 75% लोग हाँ बोल दें। ऐसे रेजोल्यूशन को कौन सा रेजोल्यूशन कहा जाता है? स्पेशल रेजोल्यूशन। यानी मीटिंग के अंदर जो भी डिसीजंस होने हैं वो 2 तरीके से हो सकते हैं, उनको कहा क्या जाता है? रेजोल्यूशन। 2 तरह से हो सकते हैं, या तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होगा या तो स्पेशल रेजोल्यूशन। ओके, आगे देखिए लिखा है द डिसीजन मेकिंग पावर्स ऑफ द कंपनी are vested in the members and directors. They exercise their respective power through resolutions passed by them. General meeting of the members provide a platform to express their will in regard to management of the affairs of the company. अगली लाइन इंपॉर्टेंट मार्क करिए, convening of one such meeting every year is compulsory. क्या आप बता सकते हैं कौन सी मीटिंग की बात हो रही है? कौन सी मीटिंग की बात हो रही है? कह रहे हैं कन्वीनिंग ऑफ वन सच मीटिंग। बात तो जनरल मीटिंग्स की हो रही है। जनरल मीटिंग में कौन सी मीटिंग की बात हो रही है? एनुअल जनरल मीटिंग। कह रहे हैं कन्वीनिंग ऑफ वन सच मीटिंग एवरी ईयर इज कंपल्सरी। हर साल एक मीटिंग होना कंपल्सरी है, और हर साल वो जो एक मीटिंग होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग। होल्डिंग ऑफ मोर जनरल मीटिंग is left to the choice of management or to a given percentage of shareholders to exercise their power to compel the company to convene a meeting. कह रहे हैं एक मीटिंग होल्ड करना तो जरूरी है, क्या इससे ज्यादा मीटिंग होल्ड कर सकते हैं? ये किस पे डिपेंड करेगा? शेयर होल्डर्स पे, डायरेक्टर्स पे। अगर वो चाहें तो और मीटिंग्स रख सकते हैं, और अगर वो चाहें तो एक ही मीटिंग में काम कर सकते हैं। वो और मीटिंग्स जो वो रखना चाह रहे हैं वो कौन सी मीटिंग होंगी? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो वो एक मीटिंग जो कंपलसरी है वो एनुअल जनरल मीटिंग होगी। एनुअल जनरल मीटिंग के अलावा जितनी भी मीटिंग्स होंगी दे विल बी कंसिडर्ड एज ईजीएम। एनी डाउट? पक्का समझ में आ रहा है सर? ठीक है, ओके। अब देखो ब्लॉक में क्या लिखा हुआ है। हैव यू हर्ड अबाउट सेक्रेटेरिएट स्टैंडर्ड्स? सुना है कभी सेक्रेटेरिएट स्टैंडर्ड? कह दीजिए कि आपने कभी नहीं सुना, आज पहली बार सुन रहे हो। अच्छा, किसने बनाए हैं सेक्रेटेरिएट स्टैंडर्ड्स? इससे ये पता चला कि आपने सुना है सेक्रेटेरिएट स्टैंडर्ड्स के बारे में। सेक्रेटेरिएट स्टैंडर्ड्स आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस
जो किसने बनाए हैं? आपके इंस्टीट्यूट ने, यानी कि ICSI ने। ICSI ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं जिसमें, जिनको कहा जाता है सेक्रेटेरिएट स्टैंडर्ड्स, जिसमें से SS2 है जनरल मीटिंग का। ओके, सेक्रेटेरिएट स्टैंडर्ड 2। इसका मतलब बहुत ध्यान से समझिए, मीटिंग कैसे होनी है, कैसे कंडक्ट होनी है, क्या काम होना है। पहली बात तो ये कहाँ दिया हुआ है? कंपनीज एक्ट 2013 में। इसके अलावा भी आपके इंस्टीट्यूट ने भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं जिनको SS2 में लिखा गया है। ठीक है, सेक्रेटेरिएट स्टैंडर्ड 2 डील्स विद जनरल मीटिंग, यानी जनरल मीटिंग के और इलैबोरेट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं आपके इंस्टीट्यूट ने। गवर्नमेंट ने SS2 को अप्रूव किया हुआ है। इसका मतलब जो भी कंपनीज हैं हमारी कंट्री के अंदर, वो जब अपनी जनरल मीटिंग होल्ड करेंगी उनको दो चीजें फॉलो करनी है। बताइए क्या दो चीजें? सबसे पहले क्या फॉलो करना है? कंपनीज एक्ट। ओके, कंपनीज, दैट मीन्स ऑल द मीटिंग शुड बी इन कंप्लायंस विद फर्स्ट कंपनीज एक्ट 2013 एंड सेकेंड सेक्रेटेरिएट स्टैंडर्ड्स एज मेड बाय ICSI। यानी आप जब कंपनी में जाएंगे और वहां पर जनरल मीटिंग हो रही होगी तो आपको क्या क्या चेक करना पड़ेगा कि वो जनरल मीटिंग किसको किसको फॉलो कर रही हो। पहली चीज तो कंपनीज एक्ट को फॉलो कर रही हो एंड सेकेंड सेक्रेटेरिएट स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही हो। ठीक है, आपके इंस्टीट्यूट के सारे सेक्रेटेरिएट स्टैंडर्ड अप्रूव नहीं किए गए हैं। ठीक है, फिलहाल सिर्फ फर्स्ट सेकेंड अप्रूव किया गया है, जिसमें से जो SS2 है दैट इज डीलिंग विद जनरल मीटिंग। ओके फाइन, तो देखिए लिखा हुआ है सेक्रेटेरिएट स्टैंडर्ड्स ऑन जनरल मीटिंग, सेक्रेटेरिएट स्टैंडर्ड ऑन जनरल मीटिंग SS2 issued by Institute of Company Secretaries of India and approved by central government। यानी आपके इस सेक्रेटेरिएट स्टैंडर्ड को किसने अप्रूव किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। is to be mandatorily adhered by all the companies। mandatorily adhered मतलब compulsorily to be followed, यानी हर कंपनी को सेक्रेटेरिएट स्टैंडर्ड 2 फॉलो करना कंपल्सरी है। As per the provisions of section 118, the objective of secretariat standard is to promote good governance। governance का मतलब हमने आपको बताया था ना, following of rules and regulation। सेक्रेटेरिएट स्टैंडर्ड 2 फॉलो करना इसलिए जरूरी है ताकि प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस कंप्लाई किए जाएं। दिस स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल टू, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो यहां से, this standard is applicable to all types of general meeting of all the companies incorporated under the act except 1% company। ये कौन सी कंपनी होती है? 1% कंपनी कौन सी कंपनी होती है? अच्छा, 1% कंपनी इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी? सोच के बताइए, या इट इज इन इटसेल्फ अ न्यू टाइप ऑफ कंपनी? बताइए, 1% कंपनी प्राइवेट होती है कि पब्लिक होती है? सुना है सबने OPC के बारे में? अच्छा ठीक है, बताइए प्राइवेट होती है कि पब्लिक होती है? कुछ दबा दबा बता रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं। प्राइवेट और पब्लिक? कम ऑन, इट इज प्राइवेट। ओके, 1% कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं? इसमें कॉन्फिडेंस है? अच्छा, मैक्सिमम कितने होते हैं? 1% कंपनी इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी। छोटी कंपनीज होती हैं जिसमें मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज 1। तो ये कह रहे हैं सेक्रेटेरिएट स्टैंडर्ड 2 जो जनरल मीटिंग का है वो सारी कंपनीज में एप्लीकेबल होगा जहां पर जनरल मीटिंग हो रही है, लेकिन कौन सी कंपनी में एप्लीकेबल नहीं होगा? 1% कंपनी। लॉजिक सोच के देखिए, 1% कंपनी खुद ही एक छोटी सी कंपनी है, वहां एक ही मेंबर है। अब आप सोच के देखो, 1% कंपनी में अगर मीटिंग होगी तो कितने लोग आएंगे? 1। कह रहे ऐसी छोटी कंपनी में इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए सेक्रेटेरिएट स्टैंडर्ड 2 सारी कंपनीज में एप्लीकेबल होता है लेकिन 1% कंपनी में एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, एंड सेकेंडली सच क्लास और क्लास ऑफ कंपनी विच आर एग्जेम्प्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन। अगर किसी कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट कर दिया है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि भाई इस कंपनी के ऊपर ये सेक्रेटेरिएट स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं होगा, तो उसके ऊपर भी SS2 की कंप्लायंस नहीं देखी जाएगी। तो इस लाइन को पढ़ने के बाद हमको ये बताइए, सेक्रेटेरिएट स्टैंडर्ड 2 किसके किसके ऊपर नहीं लगता है? सबसे पहले 1% कंपनीज पे नहीं लगता, और सेकेंड
उन कंपनीज के ऊपर जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दिया हो। क्लियर? ठीक है, तो सेक्रेटेरिएट स्टैंडर्ड क्या है ये हमने आपको बता दिया, रूल्स एंड रेगुलेशन। सेक्रेटेरिएट स्टैंडर्ड बनाए किसने हैं? आईसीएसआई ने। सेक्रेटेरिएट स्टैंडर्ड 2 किसके ऊपर है? जनरल मीटिंग के ऊपर। ये SS2 जनरल मीटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब करेगा। किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल है SS2? ऑल द कंपनीज जहां पर एजीएम हो रही है, लेकिन किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? 1% कंपनी के ऊपर एंड such companies which are exempted by central government. Any doubt till here? समझ आ गया सबको? पक्का? Any confusion, any question? चलो, आप देखिए कह रहे हैं मीटिंग कैसे होगी और डिसीजंस कैसे होने हैं, लेकिन ये चार्ट हम लोग अभी नहीं करेंगे। जब हम लोग पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ लेंगे तब हम लोग इस चार्ट पे वापस आ जाएंगे, बिकॉज ये सारे टर्म्स आपको समझने पड़ेंगे। सर्कुलेशन क्या होता है, पोस्टल बैलेट क्या होता है, रिमोट ई वोटिंग क्या होता है, ये सब डिटेल में आगे दिया हुआ है। जब हम वो सब पढ़ लेंगे तब हम लोग वापस से इस चार्ट को कवर करेंगे। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं मेंबर्स मीटिंग के साथ। अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू होल्ड meeting of the members to take approval of certain business items. The meeting to be held annually for seeking approval to certain ordinary business is called annual general meeting. कह रहे हैं वो मीटिंग जो एनुअली होती है नॉर्मल बिजनेस को डिस्कस करने के लिए, उस मीटिंग को हम लोग क्या कहते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग। अ मीटिंग टू बी हेल्ड टू ट्रांजैक्ट एनी बिजनेस अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस, जो नॉर्मल बिजनेस है उनके अलावा साल के बीच में कोई अर्जेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैटर आ गया, उसको डिस्कस करने के लिए बताइए कौन सी मीटिंग होगी? क्या साल के बीच में एजीएम बुला लेंगे? नो। वो कौन सी मीटिंग होगी? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। इन सर्टेन केसेस अ कंपनी मे हैव टू होल्ड मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ मेंबर। अब ये तीसरी कैटेगरी होती है। कई बार एक कंपनी में स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है। जैसे अभी हमने आपको एग्जांपल दिया, मेरी कंपनी में आज एक मीटिंग है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की। इस मीटिंग में सिर्फ कौन आएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर्स इस मीटिंग में नहीं आएंगे। ऐसी मीटिंग जो एक स्पेसिफिक कैटेगरी की होती है, एक स्पेसिफिक क्लास ऑफ पर्संस की होती है, उन मीटिंग्स को क्या कहा जाता है? देखिए, क्लास मीटिंग्स। क्या क्लास मीटिंग क्लास में होती है? क्लास मीटिंग का मतलब क्या हुआ? अ पर्टिकुलर कैटेगरी। मान लीजिए हमने आपसे कहा कि आज मेरी कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर्स की मीटिंग है, प्रेफरेंस वाले इसमें नहीं आएंगे। इसका मतलब ये मीटिंग कौन सी मीटिंग हुई? क्लास मीटिंग। और अगर हम बात करते हैं नॉर्मल मीटिंग्स की, तो नॉर्मल मीटिंग्स में तो हर कोई आ सकता है। ठीक है, तो बेसिकली 3 कैटेगरी की मीटिंग्स हुई, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग एंड क्लास मीटिंग्स। एनी कंफ्यूजन? चलें आगे। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में। सबसे पहले तो ये याद कर लीजिएगा, एनुअल जनरल मीटिंग का सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 96। कौन से एक्ट का सेक्शन है ये? कंपनीज एक्ट। एनुअल जनरल मीटिंग सेक्शन 96। एनुअल जनरल मीटिंग इज एन इंपॉर्टेंट एनुअल इवेंट वेयर members get an opportunity to discuss activities of the company. Section 96 provides that every company, very important mark करिए, every company other than a 1% company is required to hold an annual general meeting every year. ये लाइन पढ़ ली? अच्छा, अब एक बात बताइए, एबीसी एक ओपीसी थी, मतलब एबीसी कंपनी वाज अ 1% कंपनी, और उस एबीसी कंपनी ने पूरे साल में एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड नहीं की। ठीक है, क्या उस कंपनी ने कोई नॉन कंप्लायंस किया है? क्यों? क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करने की रिक्वायरमेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू 1% कंपनी। अब आप कोरिलेट करिए, इसीलिए SS2 भी 1% कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो रहा था। क्लियर हो गई बात? तो हर तरीके की कंपनी को एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करना जरूरी है, एक्सेप्ट विच टाइप ऑफ कंपनीज? 1% कंपनी। 1% कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू होल्ड एनी एनुअल जनरल मीटिंग। एनी डाउट? ओके, कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग? किसका है 96? अच्छा, कंपनीज एक्ट का है। ठीक है, किस चीज का है, किस पे है?
एनुअल जनरल मीटिंग पे कि मीटिंग्स पे? एनुअल जनरल मीटिंग पे। ओके, तो सेक्शन 96 डील्स अपॉन एनुअल जनरल मीटिंग। SS2 प्रोवाइड्स, अब ये जो अगला पैराग्राफ है हमको बताओ ये सेक्रेटेरिएट स्टैंडर्ड के हिसाब से है कि एक्ट में दिया हुआ है? सेक्रेटेरिएट स्टैंडर्ड। क्या सबको सेक्रेटेरिएट स्टैंडर्ड फॉलो करना जरूरी होते हैं? किसको किसको फॉलो करना है? ऑल कंपनीज। किसको फॉलो नहीं करना है? 1% कंपनी एंड एनी कंपनी विच हैज बीन एग्जेम्प्ट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। किसने बनाई है सेक्रेटेरिएट स्टैंडर्ड? कौन सा सेक्रेटेरिएट स्टैंडर्ड डील्स विद जनरल मीटिंग्स? SS2. Okay, now SS2 provides that the board shall every year convene or authorize meeting of members called annual general meeting to transact items of ordinary business specifically required to be transacted at an annual general meeting as well as a special business. देखिए, दो तरीके के बिजनेस होते हैं। अच्छा याद करिए, आपके स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होती थी? अच्छा याद करिए, आपका स्कूल होता था? पहले ये याद करना जरूरी है ना। अच्छा याद करिए, जब आपका स्कूल होता था तो वहाँ पेरेंट्स मीटिंग होती थी। एक पेरेंट्स मीटिंग होती थी जो साल के एंड में होती थी, जिसमें रिपोर्ट कार्ड मिलता था। ये याद आया? अब आप सोच रहे हैं क्या याद करा रही है, मत याद कराइए, है ना। वो साल के एंड की जो मीटिंग होती थी जिसमें रिपोर्ट कार्ड मिलता था, वो होना निश्चित है कि भाई मीटिंग होगी ही होगी और उसमें रिपोर्ट कार्ड मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कई बार साल के बीच में भी आप ऐसा कोई कांड कर देते थे जिसमें टीचर्स बोलते थे कि अभी कल हम आपके पेरेंट्स को बुलाएंगे और आपकी बातें बताएंगे, है ना। आपकी शक्लें देख के समझ में आ रहा है कि आपको सब याद आ गया, हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है ना। यानी कुछ काम ऐसे होते थे जिनके लिए मीटिंग फिक्स होती थी कि मीटिंग होनी ही होनी है, रिपोर्ट कार्ड साल के एंड में। लेकिन कई बार आप साल के बीच में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हरकतें कर देते थे और उन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हरकतों के लिए इमीडिएटली मीटिंग बुलानी पड़ती थी। क्या आप को रिलेट कर सकते हैं? वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हरकतों के लिए जो मीटिंग बुलाई जाती थी वो कौन सी मीटिंग हुई? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। और साल के एंड में वो मीटिंग जो होना निश्चित थी, जिसमें पता था कि रिपोर्ट कार्ड ही मिलना है, वो कौन सी मीटिंग हुई? एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है। इसी तरह से दो बिजनेस होते हैं। दो बिजनेस मतलब दो तरीके के काम, ऑर्डिनरी बिजनेस एंड स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस वो बिजनेस है जो होने निश्चित हैं और साल के एंड में होंगे ही होंगे, इनको कहा जाता है ऑर्डिनरी बिजनेस। और वो बिजनेस जो होने निश्चित नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में अराइज हो गए, वो कौन से बिजनेस होते हैं? स्पेशल बिजनेस। ठीक है। अब एक बात बताइएगा, साल के बीच में जो आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कामों के लिए मीटिंग बुलाई जाती थी, क्या उसमें अचानक रिपोर्ट कार्ड भी दे दिया जाता था कि चलिए आप साल के बीच में आ गए, रिपोर्ट कार्ड भी लेते जाइए? ऐसा हो सकता है? नो। लेकिन कई बार आप साल के एंड वाली मीटिंग के आसपास ही कांड करते थे। तब टीचर आपसे कहती थी अभी 2 दिन बाद मीटिंग होनी है ना, जब पेरेंट्स रिपोर्ट कार्ड लेने आएंगे तभी हम आपकी शिकायत कर देंगे। हुआ है ना सबके साथ? आपका चेहरा बता रहा है बहुत, हर साल होता था, इसमें नई बात क्या है ना। इसका मतलब समझो, जो एनुअल जनरल मीटिंग है, जो साल के एंड वाली मीटिंग है, उसमें रिपोर्ट कार्ड तो मिलना ही मिलना है, प्लस आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हरकतों की शिकायत भी हो सकती है। लेकिन जो साल के बीच में मीटिंग हो रही थी उसमें रिपोर्ट कार्ड नहीं मिल सकता। अगर हम इसको कंपनी की फॉर्म में बात करें, दो तरीके के बिजनेस होते हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस एंड स्पेशल बिजनेस। सोच के बताओ ऑर्डिनरी बिजनेस कौन सी मीटिंग में होते होंगे? सोच के बताइए, ऑर्डिनरी बिजनेस जो होने ही है, निश्चित है, एनुअल जनरल मीटिंग। स्पेशल बिजनेस ये कौन सी मीटिंग में होते होंगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। लेकिन कई बार स्पेशल बिजनेस एजीएम में भी हो जाते हैं। जब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैटर अराइज हुआ और एजीएम होने ही वाली है, तो वो स्पेशल बिजनेस को डिस्कस करने के लिए हम ईजीएम नहीं बुलाते हैं, हम क्या करेंगे? एनुअल जनरल मीटिंग में ही उसको डिस्कस कर लेंगे। यानी कुल मिला के नटशेल में बात समझिए, एनुअल जनरल मीटिंग में ट्रू एंड फॉल्स बताइएगा। एनुअल जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी बिजनेस भी हो सकता है, स्पेशल बिजनेस भी हो सकता है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में जो भी बिजनेस होगा दैट विल ऑलवेज बी स्पेशल। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में कभी भी ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं हो सकता। साल के बीच वाली मीटिंग में अचानक रिपोर्ट कार्ड नहीं मिल सकता, लेकिन रिपोर्ट कार्ड वाली मीटिंग में अचानक आपकी शिकायत की जा सकती है। समझ आ गया? याद रखेंगे, अपने आप से रिलेट कर लेंगे, पक्का। तो दो तरीके के बिजनेस हुए, एक होता है ऑर्डिनरी बिजनेस,
एक होता है स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस बताओ कौन सी मीटिंग में होगा? एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है। स्पेशल बिजनेस कहां कहां हो सकता है? बोथ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में भी हो सकता है और एनुअल जनरल मीटिंग में भी। इतनी बात क्लियर हो गई? पक्का लॉजिकली क्लियर है? देखो लिखा क्या था, कह रहे हैं ओके, कह रहे हैं एनुअल जनरल मीटिंग टू ट्रांजैक्ट आइटम्स ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस specifically required to be transacted at an annual general meeting as well as a special business। यानी एनुअल जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी बिजनेस तो हो ही सकते हैं, साथ ही साथ कौन से बिजनेस हो सकते हैं? स्पेशल। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में जो भी बिजनेस होगा दैट विल ऑलवेज बी स्पेशल, वहां पर ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं होंगे, ठीक है। एक बात और ध्यान से समझिएगा, ऑर्डिनरी बिजनेस एंड स्पेशल बिजनेस शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। ये दो बातें अलग अलग हैं। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन बताइए कौन सा था? जिसमें 51% मेजॉरिटी चाहिए थी अप्रूवल के लिए। स्पेशल रेजोल्यूशन कौन सा था? जिसमें 75% मेजॉरिटी चाहिए अप्रूवल के लिए। ये अलग चीज है, ठीक है। और काम क्या होना है मीटिंग में, उसके हिसाब से दो बिजनेस हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस एंड स्पेशल बिजनेस। ये दोनों बातें अलग अलग हैं, ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होगा और स्पेशल बिजनेस के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन होगा, ऐसा नहीं। ऑर्डिनरी बिजनेस स्पेशल बिजनेस अलग है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन अलग है। एनी कंफ्यूजन? पक्का? हम लोग कौन सी मीटिंग डिस्कस कर रहे हैं? एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग कौन से सेक्शन में डिस्क्राइब्ड है? 96 ऑफ कंपनीज एक्ट। एक साल में कितनी एनुअल जनरल मीटिंग होनी चाहिए? कौन सी कंपनी को एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है? 1% कंपनी। सेक्रेटेरिएट स्टैंडर्ड्स कौन सा है जो एजीएम पे एप्लीकेबल होता है? 2, SS2। और SS2 भी किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है? ओपीसी। दो तरीके के बिजनेसेस हो सकते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी बिजनेस और एक होता है स्पेशल बिजनेस। एनुअल जनरल मीटिंग में कौन कौन से बिजनेस होते हैं बताइए? बोथ, ऑर्डिनरी बिजनेस भी हो सकता है और स्पेशल भी, लेकिन ईजीएम में हमेशा जो बिजनेस होगा दैट विल ऑलवेज बी स्पेशल। ओके फाइन, ओके। If the board fails to convene an annual general meeting, अगर board of directors annual general meeting बुलाना भूल गए या नहीं बुलाई, the members of the company may approach the prescribed authority which may then direct the calling of AGM। तो अगर board of directors meeting नहीं बुला रहे हैं तो members जो हैं वो prescribed authority के पास जाकर के इस meeting को बुलवा सकते हैं। अब आइए holding of annual general meeting। फर्स्ट पॉइंट पढ़ के बताइए समझ में आया कि नहीं? एनुअल जनरल मीटिंग शुड बी हेल्ड वंस इन ईच कैलेंडर ईयर। व्हाट इज अ कैलेंडर ईयर? दो तरीके के ईयर होते हैं, कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर कहां से शुरू होता है? जनवरी टू दिसंबर, और फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च। तो पहले पॉइंट के हिसाब से एनुअल जनरल मीटिंग शुड बी हेल्ड once in each calendar year। इसका मतलब जनवरी से दिसंबर के बीच में एक एनुअल जनरल मीटिंग हो जानी चाहिए। एनी डाउट? ओके। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, व्हाट डू वी मीन बाय फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग? मतलब कहां से फर्स्ट? इनकॉर्पोरेशन। जब हमारी कंपनी बनी होगी वहां से फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग शुड बी हेल्ड विद इन 9 months फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब इतनी लाइन को बहुत ध्यान से सुनेंगे, फिर हम आपको एक क्वेश्चन बोलेंगे, वो आपको बताना होगा। कह रहे हैं पहली एनुअल जनरल मीटिंग शुड बी हेल्ड विद इन 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। जब पहला फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा वहां से 9 months के अंदर। अब जरा क्वेश्चन लिखिए, वहीं ऊपर जहां मार्जिन हो या जो भी रजिस्टर हो वहां पे लिखिए। अगर हम आपसे कहें हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है लेट से अगस्त 2018 में, आपको हमको बताना है इसकी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग कब तक हो जानी चाहिए। चलिए बताइए, हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है अगस्त 2018, इसकी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग कब तक हो जानी चाहिए?
हाँ, फर्स्ट ऑप्शन क्या आया? ऑप्शंस देते जाइए फिर डिस्कस करते हैं। अप्रैल 2019, ओके। सेकेंड ऑप्शन दिसंबर 2018 की 19? 19, ओके। थर्ड ऑप्शन, थर्ड बता दो, डी वाला हम बना लेंगे। ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज, है ना? सी ऑप्शन बताइए। अच्छा, कितने बच्चों को लग रहा है अप्रैल 2019? डरिए नहीं, हिम्मत रखिए। अगर आपने गलत आंसर दिया तो इंस्टीट्यूट आपको डिस्क्वालीफाई नहीं करेगा। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दिसंबर 2019? अच्छा, रिमेनिंग वालों को ये समझ नहीं आ रहा है करना क्या, कुछ दिया ही नहीं है क्वेश्चन में। ये था, देखो यहां लिखा हुआ था, कह रहे हैं फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग शुड बी हेल्ड विद इन 9 months फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 9 months के अंदर। जरा हमको बताइए, अगर अगस्त 2018 में मेरी कंपनी बन रही है तो इसका फाइनेंशियल ईयर क्लोजर कब होगा? इसका एंड होगा 31 मार्च ईयर 2019। यहां तक सबको समझ में आया कि अगर हमारी कंपनी बनी है अगस्त 2018 में तो इसका फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा 31 मार्च 2019 में। यहां से कितने मंथ्स? 9 months। तो यहां से जरा 9 months काउंट करिए, ऐसे 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 वाले। कितना आया? 31 December 2019। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आई बात समझ में? यानी 31 दिसंबर 2019 तक इसकी पहली एनुअल जनरल मीटिंग हो जानी चाहिए। रूल के हिसाब से देखो, कह रहे हैं पहली एनुअल जनरल मीटिंग होनी चाहिए विद इन 9 months फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। जब हमारा पहला फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा वहां से 9 months। हमने आपसे कहा हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है अगस्त 2018 में। अगस्त 2018 का फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 से 9 महीने जब आप काउंट करोगे तो वो आ जाएगा 31 दिसंबर 2019। तो अगर हमारी कंपनी अगस्त 2018 में बनी है तो उसकी पहली एनुअल जनरल मीटिंग कब तक हो जानी चाहिए? 31 दिसंबर 2019। एनी डाउट इन दिस? सबको समझ आ गया? अगली डेट लिखिए। अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 25 अप्रैल, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 25 अप्रैल 2018। बताओ, 25 अप्रैल 2018 में हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, इसकी पहली एनुअल जनरल मीटिंग कब तक हो जानी चाहिए? ऑप्शंस लेंगे हम लोग। पहला ऑप्शन है 31 दिसंबर 2019 की 18? 19। सेकेंड ऑप्शन, एनीथिंग एल्स? नन ऑफ दीज? 2020। अच्छा, एक और ऑप्शन आया 31 दिसंबर 2020। और निकालिए, और कोई ऑप्शन भी? चलो डिस्कस करते हैं। 25 अप्रैल 2018 फाइनेंशियल ईयर बताइए कब खत्म होगा? 31 मार्च 2019 की 20? यहां से कितना 9 months कितने हुए? 31 दिसंबर 2019। 20 कैसे आया बेटा? मतलब ये गलत है, ये सही है। ठीक है, सेम क्वेश्चन था। ये क्या निकाल रहे हैं, कौन सी डेट निकाल रहे हैं? इसका बर्थडे कब होगा? फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग कब होगी? ठीक है, फाइन। अगला लिखो। अच्छा, कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन नवंबर 2018। नवंबर 2018, नवंबर 2018। बताओ, नवंबर 2018 में कंपनी बनी है। जल्दी से बताइए, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग कब तक होगी? अब आप कह रहे हैं मैम कुल मिला के देखिए, आप कुछ भी पूछेंगे उसका आंसर 31 दिसंबर 2019 होगा, है ना? सेम।
क्योंकि अगर हमारी कंपनी नवंबर में भी बनी है तो उसका फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? 31 मार्च 2019 और वहां से 9 मंथ्स यानी कि 31 दिसंबर 2019। एनी डाउट इन दिस? पक्का? एक स्टेप आगे बढ़े। अब एक बात बताओ हमको, कोई एक एग्जाम्पल ले लो, ये ले लेते हैं 25 अप्रैल वाला। जब हमारी कंपनी 25 अप्रैल बन रही थी तो आपने क्या बताया कि हमारा फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग कब होगा? 31 दिसंबर 2019, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हमने मीटिंग होल्ड करी नवंबर 2019 में, तो बताओ मेरी कंपनी ने कंप्लायंस करी कि नॉन कंप्लायंस करी? मेरी कंपनी ने मीटिंग होल्ड कर ली। हमसे कहा गया था भाई 31 दिसंबर 2019 तक मीटिंग होल्ड कर लो। हमने नवंबर 2019 में मीटिंग होल्ड कर ली। हमने लॉ का कंप्लायंस करा है कि नॉन कंप्लायंस? कंप्लायंस किया है। लेकिन हमारी कंपनी में एक बंदा था, उसने कहा कि आपने नॉन कंप्लायंस किया है। आपने नॉन कंप्लायंस इसलिए किया है क्योंकि एक पहली शर्त भी थी जो कि ये कह रही थी कि हर कैलेंडर ईयर में एक मीटिंग होनी चाहिए, ठीक है। हर कैलेंडर ईयर की हम लोग बात करें अगर, तो अगर आप ध्यान दो इस सिचुएशन में, इस केस में 2018 के कैलेंडर ईयर में कोई मीटिंग नहीं हुई। पहले सिर्फ क्वेश्चन समझो हम क्या बता रहे हैं। हमने मीटिंग होल्ड करी नवंबर 2019, यानी 2019 के कैलेंडर ईयर में तो मीटिंग हो गई, लेकिन 2018 के कैलेंडर ईयर में मीटिंग कहां हुई? अब बताइए कंप्लायंस हुआ कि नॉन कंप्लायंस हुआ? हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ आ गया? हमने आपसे सबसे पहले ये बताया कि अगर 25 अप्रैल 2018 को हमारी कंपनी बनी है तो आप लोगों ने आपसी सहमति से डिसाइड किया कि भाई 31 दिसंबर 2019 तक मीटिंग हो जानी चाहिए। फिर हमने आपसे कहा कि मेरी कंपनी ने नवंबर 2019 में मीटिंग होल्ड करी, तो आपने कहा मैम कंप्लायंस है, ठीक है। लेकिन हमने आपसे कहा एक और शर्त भी तो थी कि हर कैलेंडर ईयर में एक मीटिंग होनी चाहिए। अगर हम लोग कैलेंडर ईयर की बात करें तो इस केस में 2 कैलेंडर ईयर आ रहे हैं। कौन कौन से 2? 2018 और 2019। 2019 के कैलेंडर ईयर में तो हमने मीटिंग करी है, लेकिन 2018 के कैलेंडर ईयर में मीटिंग नहीं करी है। अब बताओ कंप्लायंस हुआ कि नॉन कंप्लायंस? इसका कंप्लायंस नॉन कंप्लायंस पढ़ने के पहले जरा ये वाला पॉइंट पूरा तो पढ़ ले। सेकंड वाला पूरा पॉइंट पढ़िए जरा, ये पूरा पॉइंट पढ़िए और फिर बताइए हमको। अब बताइए कंप्लायंस हुआ कि नॉन कंप्लायंस? क्यों? क्योंकि कह रहे हैं ऐसा हो सकता है कि ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे कंपनी की कोई मीटिंग ना हो। ओके, इसका मतलब ये जो सेकंड वाला पॉइंट है इसके 2 एस्पेक्ट है। पहला एस्पेक्ट ये है कि पहली एनुअल जनरल मीटिंग होनी चाहिए विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और ऐसा करते वक्त ऐसा हो सकता है कि पहले कैलेंडर ईयर में कंपनी की कोई भी मीटिंग ना हो। तो अगर हमने नवंबर 2019 में मीटिंग होल्ड करी है तो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 दोनों कंप्लायंस मान लिए जाएंगे। अब बताइए कौन सा पॉइंट रिपीट करना है, कि सब समझ आ गया कि कुछ भी समझ नहीं आया, या डी ऑप्शन कंफ्यूज्ड? सेकंड वाला नहीं आया, ये जो अभी बताया ना फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। देखो इसमें बेटा ये कह रहे हैं इट शैल नॉट बी नेसेसरी, कह रहे हैं जब आप पहली एनुअल जनरल मीटिंग 9 मंथ्स के अंदर होल्ड कर रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि पहले कैलेंडर ईयर आपने कोई मीटिंग ना होल्ड करी हो। अगर ऐसा है भी तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के लिए आप ये कह सकते हो ये फर्स्ट वाले पॉइंट की कंप्लायंस होना जरूरी नहीं है। तो अभी जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, इस क्वेश्चन में देखिए क्या हो रहा था। ये क्वेश्चन था हमारा 25 अप्रैल कंपनी बनी थी, ठीक है, और हम लोग इसकी मीटिंग कब तक होल्ड कर सकते हैं? 31 दिसंबर 2019 तक। हमने मीटिंग होल्ड करी नवंबर 2019। इससे हुआ ये कि 2019 में तो एक मीटिंग हो गई, लेकिन 2018 जब हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी उस साल कोई मीटिंग नहीं हुई। तो बताइए ये कंप्लायंस है कि नॉन कंप्लायंस है? दिस इज कंप्लायंस, क्योंकि वहां पर ही लिखा हुआ है ऐसा हो सकता है कि पहले साल कोई एनुअल जनरल मीटिंग ना हो। अब बताइए क्लियर है सबको? पक्का? किसको किसको समझ आ गया? रेज योर हैंड्स, फुल हैंड्स आई वांट, विथ फुल एनर्जी। गुड, आ गया सबको? आगे बढ़े फिर। चलो अब बात करते हैं सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग की।
अगर फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग थी इनकॉर्पोरेशन के बाद की पहली मीटिंग, तो सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग कौन सी हुई? नहीं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं। सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग मींस पहली एनुअल जनरल मीटिंग के अलावा जो बाकी मीटिंग्स होंगी। भाई फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग मींस इनकॉर्पोरेशन के बाद पहली मीटिंग, इसके बाद अगले साल भी तो मीटिंग होगी, फिर अगले साल मीटिंग होगी, फिर अगले साल मीटिंग होगी। Subsequent annual general meeting means all meeting other than the first annual general meeting. Okay? बाकी की annual general meeting जरा देखो कब तक हो जानी चाहिए? Subsequent annual general meeting should be held within 6 months from the date of closing of relevant financial year. यानी फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के अंदर। तो अगर हम आपसे कहें हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है 31 मार्च 2019, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है 31 मार्च 2019, तो बताओ इस कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग कब तक हो जानी चाहिए? जोड़ लिया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 31 सितंबर, 31 सितंबर तक। क्यों 31 दिसंबर हो रही थी तो 31 सितंबर? कौन सा सितंबर? 1 सितंबर। 31 सितंबर होता है दुनिया के अंदर? नहीं, आपने तो कर दिया था अभी, आपने कहा दिक्कत ही क्या है 31 सितंबर में। ये याद कराया गया था बचपन में आपको, मंथ ऐसे ऐसे करके कुछ याद कराया गया था? हर मंथ में इक्वल डेज नहीं होते। आपने कहा 31 दिसंबर तो 31 तो फेब भी लगा दिया आपने। कंपनी की मीटिंग होल्ड कर लो 31 फेब को, क्योंकि मैम ने सिखाया था 31 दिसंबर होता है ना? 30 सितंबर 2019 जो भी ईयर है, ठीक है। पहली एनुअल जनरल मीटिंग हो जानी चाहिए विद इन 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग हो जानी चाहिए विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ओके फाइन। और लास्ट कंडीशन ये है, 2 मीटिंग्स के बीच में 15 महीनों से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता, ठीक है। द गैप बिटवीन 2 एनुअल जनरल मीटिंग शैल नॉट एक्सीड 15 months। तो 2 मीटिंग्स के बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? 15 months। ओके, तो जरा एक बार कंडीशंस रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं? 96, सेक्शन 96 किस चीज का है? एनुअल जनरल मीटिंग एंड कवर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। एनुअल जनरल मीटिंग एक साल में कितनी बार होती है? एक बार। कौन सी कंपनीज है जिनको एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है? 1% कंपनी। फर्स्ट अच्छा, हर कैलेंडर ईयर में कितनी एनुअल जनरल मीटिंग होनी चाहिए? कम से कम एक। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग शुड बी हेल्ड विद इन 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। व्हाट डू वी मीन बाय फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग? फर्स्ट मतलब कहां से फर्स्ट? फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन, जब कंपनी बनी है। ओके, सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग शुड बी हेल्ड विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और 2 मीटिंग्स के बीच में 15 महीनों से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। एनी डाउट? हाँ बेटा। सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग का मतलब, जैसे मान लो 2018 में हमारी कंपनी बनी, ठीक है। अगर 2018 में बनी तो इसके बाद जो पहली एनुअल जनरल मीटिंग बनेगी वो होगी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, जो वो 9 months वाला क्लॉज था। अब ये एक हो गई। अब हर साल होती रहेगी ना एनुअल जनरल मीटिंग। ये जो हर साल एनुअल जनरल मीटिंग होती है, इनको सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग बोला जाता है, ठीक है। 2 मीटिंग है, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, सब्सिक्वेंट। पहली एनुअल जनरल मीटिंग जो इनकॉर्पोरेशन के बाद पहली हुई, इसके बाद जितनी भी एनुअल जनरल मीटिंग होंगी हर साल, दे विल बी कंसिडर्ड एज सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग। क्लियर? ओके फाइन फाइन। अब देखो एक कंडीशन लिखी हुई है इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो बताइए, कैन यू टेल मी व्हाट आर लिस्टेड कंपनीज? लिस्टेड कंपनी कौन सी होती है भाई? कहां लिस्टेड होती हैं ये? स्टॉक एक्सचेंज में। अच्छा, आप ये बता सकते हो लिस्टेड कंपनी को कौन गवर्न करता है? सेबी, ठीक है। अच्छा, आप ये बता सकते हो कि लिस्टेड कंपनी के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन ज्यादा स्ट्रिक्ट होते होंगे कि लीनियंट होते होंगे? स्ट्रिक्ट। देखो, जो अनलिस्टेड कंपनीज हैं उनके ऊपर सिर्फ कंपनीज एक्ट लग रहा है, लेकिन लिस्टेड कंपनी के ऊपर कंपनीज एक्ट भी लग रहा है और सेबी रेगुलेशंस भी लगती हैं, ठीक है। तो लिस्टेड कंपनी के लिए इन्होंने एक कंडीशन रखी, फॉर लिस्टेड कंपनी रेगुलेशन प्रोवाइड्स दैट फॉर टॉप 100 listed entities,
जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं, बहुत ध्यान से समझना है प्रोविजन, क्योंकि कई जगह ऐसी लाइन आती है, टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज, यानी हमारी कंट्री में जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उसमें से टॉप 100, उनको क्या करना है, कह रहे हैं शैल होल्ड देयर एनुअल जनरल मीटिंग विद इन अ पीरियड ऑफ 5 months फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। बताइए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बताइए क्या हुआ। कह रहे हैं जो टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज हैं, यानी हमारी कंट्री में जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उसमें से जो टॉप 100 हैं, उनकी एनुअल जनरल मीटिंग कितने टाइम के अंदर हो जानी चाहिए, विद इन 5 months फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फर्क क्या है बताओ, बाकी कंपनीज की कब तक कितना कितना टाइम था, 6 months। तो देखिए इनके लिए कंडीशन स्ट्रिक्ट हुई कि नहीं हुई, बाकी कंपनीज के लिए ये कहा गया कि आप अपनी एनुअल जनरल मीटिंग फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के 6 महीने के अंदर करो, लेकिन टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज से कहा गया तुम्हारे पास 6 महीने का टाइम नहीं है, तुम्हें अपनी एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करनी पड़ेगी कितने समय के अंदर, 5 months के अंदर। ओके, तो इनके लिए स्ट्रिक्ट हो गए कि लीनियंट हुए, स्ट्रिक्ट हो गए। टॉप 100 listed entities shall provide one way live webcast of the proceedings of annual general meeting। कह रहे हो, और ये जितनी भी टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज हैं, इनका जब एनुअल जनरल मीटिंग चल रहा होगा तो उसका लाइव वेबकास्ट होगा, ताकि हर कोई देख सके कि इनकी एनुअल जनरल मीटिंग में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल जो कंपनीज होती हैं उनको अपना एनुअल जनरल मीटिंग, सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग कितने टाइम में होल्ड करना है, 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। लेकिन अगर वो लिस्टेड कंपनी है और टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज की लिस्ट में आ रही है, तो उसको अपनी एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करनी होगी कितने टाइम के अंदर, विद इन 5 months। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, पक्का? ओके, ये बताइए, थोड़ा सा एक इन डेप्थ चीज बताने जा रहे हैं, ये बताइए टॉप 100 कैसे ढूंढेंगे, ये कैसे पता चलेगा कौन सी टॉप 100 है। आपने सोचा पूछ लेंगे स्टॉक एक्सचेंज में टॉप 100 बता दो, है ना। अच्छा ये बताइए, जो कंपनीज लिस्टेड होती है उनके प्राइसेस चेंज होते रहते हैं, कभी आपने वो चैनल्स देखे CNBC, NDTV प्रॉफिट, नीचे एक लाइन चलती रहती है जिसमें सबके प्राइसेस होते हैं। अच्छा ये पता है कंपनी के शेयर के प्राइस पल पल चेंज होते रहते हैं, ये पता है बेसिक सी चीज। देखिए जो भी कंपनीज लिस्टेड होती हैं उनका शेयर प्राइस चेंज होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, ठीक है, और उनका निकाला जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। बहुत ध्यान से समझना, मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब नंबर ऑफ शेयर्स इनटू देयर मार्केट प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपसे कहें कि रिलायंस कंपनी के शेयर हैं, ठीक है, रिलायंस कंपनी के, लेट से रिलायंस कंपनी के मार्केट में 100 शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स, और एक शेयर का प्राइस जो है इनका वो है लेट से 10 रुपए, यानी रिलायंस कंपनी के मार्केट में 100 शेयर है और एक शेयर 10 रुपए का बिक रहा है। क्या आप हमको बता सकते हो रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हुआ, 1000। ये आपने कैसे निकाला, क्योंकि मैम आपने कहा था कि मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू देयर मार्केट प्राइस। अब जैसे जैसे मार्केट प्राइस चेंज होगा वैसे वैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन चेंज होगा। जितनी कंपनीज लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज में उन सब का मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाल लिया जाएगा, उसमें से जो टॉप 100 आएंगी उनके ऊपर वो रूल लग जाएगा। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट टॉप 100। ठीक है, टॉप 100 या टॉप 500 लिस्टेड एंटिटी को कैलकुलेट करने का तरीका बताया हमने आपको। हम लोग टॉप 100 देखते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू देयर मार्केट प्राइस। नंबर ऑफ शेयर मतलब उस कंपनी के कितने शेयर मार्केट में है और एक शेयर कितने रुपए का बिक रहा है। जब उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एक फिगर मिल जाएगी मार्केट कैपिटलाइजेशन की। सारी कंपनीज की जब मार्केट कैपिटलाइजेशन की फिगर आ जाएगी उसमें से जो टॉप 100 होंगी उनके ऊपर हम वो रूल लगा देंगे। रूल क्या था अपना, कि उनको अपनी एनुअल जनरल मीटिंग कितने टाइम में होल्ड करनी है, 5 months। तो देखो एक्सप्लेनेशन, अब बताओ ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया कि नहीं। द टॉप 100 एंटिटीज शैल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन एज एट द एंड ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में हम लोग ने मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाला, उस मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से अगर आप टॉप 100 में थे तो इस साल आपको अपनी एनुअल जनरल मीटिंग 5 महीने के अंदर कंडक्ट करनी पड़ेगी।
एनी कंफ्यूजन? समझ आ गया? और ब्लॉक में क्या लिखा है फिर पढ़ो. 1% कंपनी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम होल्डिंग एन एजीएम. ये तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके थे. समझ आ रहा है सबको? ठीक है, फाइन. एनी कंफ्यूजन? तो देखा जाए तो हमारी कंडीशंस देखो ये हो गई. सबसे पहले अगर हम लोग सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग की बात करें तो सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग को 6 महीने के अंदर हो जाना था. 2 मीटिंग्स के बीच में 15 महीनों से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए था और एजीएम को होल्ड होना था हर कैलेंडर ईयर में. ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी कंप्लायंस करे तो हमें इन तीनों में से अर्लीस्ट डेट को हमारी मीटिंग होल्ड कर देनी चाहिए. ये जो अभी हमने लास्ट बात बोली आपको थोड़ी सी कम समझ में आई होगी, अर्लीस्ट डेट. फॉर एग्जाम्पल जरा समझिए, एजीएम टू बी हेल्ड, ये ब्लॉक दिख रहा है ना सबको? मान लीजिए एजीएम टू बी हेल्ड विद इन 6 months फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर. अगर हम आपसे कह रहे हैं फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है 31 मार्च 2019, तो बताओ ये 6 months वाली डेट कहां खत्म हुई? फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है 31 मार्च 2019, तो 30th सितंबर 2019. ठीक है, कह रहे हैं 2 मीटिंग्स के बीच में 15 महीने का गैप नहीं होना चाहिए. अगर मान लीजिए हम आपसे कहें जो पिछली मीटिंग हुई थी वहां से 15 महीने खत्म हो रहे हैं लेट से नवंबर 2019, ये एग्जाम्पल लिया है हमने कि पिछली मीटिंग से इस मीटिंग के बीच में जो गैप हो रहा है 15 महीने का वो खत्म हो रहा है नवंबर 2019 और हर कैलेंडर ईयर में एक मीटिंग होनी चाहिए. यानी मैक्सिमम कब तक हो जानी चाहिए वो मीटिंग? 31 दिसंबर 2019. पहले तो ये तीन डेट्स जो हमने लिखी है वो समझिएगा. पहली डेट थी एजीएम इज टू बी हेल्ड विद इन 6 months. हमने आपसे कहा हमारा ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 2019. अगर 31 मार्च 2019 को हमारा साल खत्म हो रहा है तो वहां से 6 महीना कितना हुआ? 30th सितंबर 2019. सेकेंड वाला हमने एग्जाम्पल ले लिया कि हमारी जो पिछली मीटिंग हुई थी वहां से लेके 15 महीने खत्म हो रहे हैं नवंबर 2019 में. ठीक है, और तीसरा ये कह रहे थे हर कैलेंडर ईयर में एक मीटिंग हो जानी चाहिए, यानी कि 31 दिसंबर 2019 तक हमारी मीटिंग हो जानी चाहिए. अब हमने आपसे कहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपसे क्वेश्चन मेरा ये है, मेरी कंपनी ने मीटिंग होल्ड करी है लेट से अक्टूबर 2019 में. बताइए मेरी कंपनी ने इस सेक्शन को कंप्लाई किया है कि नहीं? ये 3 कंडीशन कंप्लाई हो रही है कि नहीं? अगर मेरी कंपनी अक्टूबर 2019 में मीटिंग होल्ड करती है तो बताओ फर्स्ट वाली कंडीशन कंप्लाई हो रही है? फर्स्ट वाली कंडीशन के हिसाब से मीटिंग कब तक हो जानी चाहिए? सितंबर. लेकिन हम होल्ड कब कर रहे हैं? अक्टूबर. कंप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है? नहीं हो रही है. सेकेंड वाली बताओ कंप्लाई हो रही है? सेकेंड वाली के हिसाब से कब तक हो जानी चाहिए? नवंबर तक. हम होल्ड कब कर रहे हैं? अक्टूबर. कंप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है? यस मैम, सेकेंड कंप्लाई हो रही है. थर्ड वाली के हिसाब से हो रही है. क्यों? क्योंकि थर्ड के हिसाब से हो जानी चाहिए 31 दिसंबर. हम होल्ड कब कर रहे हैं? अक्टूबर. कंप्लायंस हो रही है, यानी फर्स्ट कंप्लाई नहीं हो रही है, बाकी 2 हो रही है. तो सेक्शन कंप्लाई हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ. सेक्शन कंप्लाई तब होगा जब तीनों लिमिट्स फॉलो होंगी. ठीक है, अब हमको एक बात बताओ, अगर हम अपनी मीटिंग होल्ड करें 1 सितंबर 2019, अब बताओ फर्स्ट कंप्लाई हो गई? सेकेंड हो गई? थर्ड हो गई? अच्छा, मान लीजिए हम अपनी मीटिंग होल्ड करना चाहते हैं 1 दिसंबर 2019. ठीक है, 1 दिसंबर. बताओ 1 दिसंबर में पहली कंप्लाई होगी? नो. दूसरी कंप्लाई होगी? नो. तीसरी कंप्लाई होगी? यस. सेक्शन कंप्लाई हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ. तो क्या आप हमें बता सकते हो कि तीनों में से हम कौन सी डेट लें कि तीनों कंप्लाई हो जाए? अर्लीस्ट ले लें. तीनों में से जो अर्लीस्ट डेट हो हम वो डेट ले लें तो तीनों कंप्लाई हो जाएंगी. फिलहाल मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से 30 सितंबर अर्लीस्ट डेट है. तो अगर हम 30 सितंबर के पहले मीटिंग कर लेंगे तो हमारी तीनों कंडीशन कंप्लाई हो जाएगी. यही लिखा है लास्ट डेट फॉर होल्डिंग एजीएम. देखिए यहां पे यही लिखा था, लास्ट डेट फॉर होल्डिंग एजीएम अदर देन फर्स्ट एजीएम that is subsequent AGM. The 3 time limits given above are separate and cumulative. Non-compliance of any of them would constitute an offense. Therefore, mark कर लो,
लास्ट डेट फॉर होल्डिंग एजीएम शैल बी अर्लीएस्ट ऑफ द अबव 3 लिमिट्स। अब बताइए किसको किसको ये लास्ट वाली बात समझ में आ गई कि अगर हमें ये तीनों कंडीशन कंप्लाई करनी है तो इन तीनों में से अर्लीएस्ट वाली डेट लेनी पड़ेगी। डन? पक्का समझ आ गया सबको? ठीक है, तो एक छोटा सा होमवर्क है, देखो एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, से अ कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड, मिल गया? ये घर से आपको करके आना है, हालांकि सोल्यूशन भी वहीं पे दिया हुआ है, कर लेंगे? अब तो इजी हो गया, ठीक है? तो ये करके आना है और जितना हमने अभी पढ़ाया है उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर पे हम एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी से स्टार्ट करेंगे, ओके? और घर पे अगर अभी ना समझ में आए तो आराम से घर पे बैठ के धीरे से समझिएगा, ना समझ में आए तो हमसे वहीं पूछ लीजिएगा, ओके? चलो, थैंक यू।